कल की क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना था और जाना था ब्यास और सतलुज के बारे में। उससे आगे आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी को। तो सबसे पहले जो दोआब होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है क्लास? ये दोआब कहलाता है। इसमें बात करेंगे सिंधु और झेलम। जो सिंधु और झेलम है इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तो सिंध सागर क्षेत्र कहलाता है। सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम और चेनाब के बीच का क्या कहलाता है? तो जेच दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जेच दोआब कहलाता है ये। उसके बाद बात करते हैं चेनाब और रावी। इनके बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है? रेचना कहलाता है। ये क्या कहलाता है क्लास? ये रेचना कहलाता है। ये रावी और ब्यास इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बारी दोआब बोला जाता है। ब्यास और सतलुज इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बिस्ता दोआब बोला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो सिंधु नदी थी ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से निकलती थी और एक यांगपा दर्रे का भी निर्माण करती थी। ये सिंधु की जो सहायक नदी थी वो नुब्रा, श्योक, गिलगित और जास्कर, ये दाएं हाथ की इसकी नदियां थी। बाकी जो सिंधु की नदियां हैं ये झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है। ये दाएं हाथ की नदियां हैं। ठीक है, यानी ये दाएं तरफ से जो मिलती हैं सिंधु में जाकर वो नदियां हैं। नुब्रा, श्योक, गिलगित और जास्कर ये सिंधु में बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। तो हमने जाना दोआब क्या होता है? दो नदियों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जो सिंधु जल समझौता हुआ था क्लास, ये कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहीं पर अगर हम बात करते हैं सतलुज, सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था? तो सतुर्दी था। सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था? सतुर्दी था। ब्यास नदी का क्या नाम था पुराना? अगर हम ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या कहलाता है? बिपाशा कहलाता है। आपने जाना होगा सतलुज और ब्यास नदी जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर पंजाब के कपूरथला में मिलती है और हरीके बैराज का निर्माण करती है। और वहाँ से क्या होता है? एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान तक जाती है। हरीके बैराज से क्या निकलता है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कहाँ जाती है? राजस्थान तक जाती है। आगे देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये 2900 किलोमीटर का है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है चारों नाम। सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको बांग्लादेश का। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में ही जब गंगा आके मिलती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। असम में एक माउंजली द्वीप है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? एक माउंजली द्वीप का निर्माण भी करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं और चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट में स्कोर। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और आंशिक ग्लेशियर से होता है। फिर आगे चलकर ये भारत में जब प्रवेश करती है तो गहरे कैनियन का निर्माण भी करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये गहरे कैनियन का निर्माण भी करती है। जो भारत में जब प्रवेश कर रही होती है वहाँ पर एक दर्रा बनाती है, ये नामचाबार पर्वत या यांगपा दर्रे का भी निर्माण करती है। नामचाबार पर्वत
या यांगपा दर्रे का क्या करती है, भारत में ये निर्माण करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो धाराएं आके मिलती हैं, दिबांग और लोहित। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर दो नदियाँ आके मिल जाती है इसमें, दिबांग और लोहित। आगे चलती है ये असम घाटी में। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ जाती है ये, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम घाटी में जाती है, यानी असम में जाती है। और यहाँ पर गुम्फित चैनल का निर्माण करती है। किस चैनल का, गुम्फित चैनल का निर्माण करती है। और माउंजली नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। और धान की खेती के लिए क्या है, ये बहुत ही उपयोगी है। फिर हमने आपको बताया था जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, इधर से एक गंगा नदी आ रही है जिसका नाम क्या था, पद्मा नाम था। इनकी संयुक्त धारा, ऊपर से जब गंगा मिलती है और ये जमुना मिलती है, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, ये पद्मा पड़ जाता है। फिर इस पद्मा नदी में एक मेघना नदी मिलती है आके, और इसका नाम मेघना पड़ जाता है। पद्मा नदी के साथ दूसरी नदी कौन सी मिलती है, मेघना नदी मिलती है। और जब ये बंगाली खाड़ी में गिर रही होती है जाकर, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नदी पड़ जाता है। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर ये जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये गहरे कैनियन का निर्माण करती है। और भारत में जो पर्वत है, नामचाबार पर्वत या यांगपा दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दो धाराएं आके इसमें मिल जाती है, दिबांग और लोहित। फिर ये असम घाटी में प्रवेश करती है, तो असम घाटी में ये गुम्फित चैनल का निर्माण करती है और माउंजली नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि माउंजली नदी द्वीप कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में स्थित है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। और फिर इसमें गंगा नदी आकर मिल जाती है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। फिर से इसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है। पद्मा और मेघना मिलने के बाद ये मेघना नदी बन जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है जाकर। आइए क्लास आगे कुछ और देखते हैं इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी थी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन सी हो जाएंगी, दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, सुबानसिरी, धनसिरी और मानस। तो इन 5 नदियों को याद रखना है, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, धनसिरी और मानस। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो सुबानसिरी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबानसिरी है। भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, तो मानस नदी है ये। इस पर ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है, तो मानस नदी पर स्थित है। और भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली भी है। आगे देखिए, आगे जानेंगे हम गंगा नदी को। देखिए, देखो गंगा नदी सबसे पहले हमें याद रखना है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी। यहाँ से इस तरह से हम ये बना लेते हैं, हम क्या रखेंगे, अलकनंदा। ये अलकनंदा जो है संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, या संतोपत हिमनद से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, संतोपत से।
संतोपथ हिमनद से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमनद से निकलती है। आगे चलकर इस अलकनंदा में कौन सी नदी मिल जाती है? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। अलकनंदा नदी में जैसे ही धौली गंगा आके मिलती है तो यहाँ पर ये किस चीज़ का निर्माण करती है? तो आपको याद रखना, यहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी ये। शॉर्टकट में याद रखना, अलकनंदा नदी से जैसे ही धौली गंगा की मिल जाती है तो यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। जैसे ही अलकनंदा आगे चलती है, ये आगे को अलकनंदा आई, यहाँ पर क्या बना? फिर नंदाकिनी नदी आके मिलती है इसमें। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा के मिलने से यहाँ पर नंद प्रयाग का निर्माण करती है। ये कितना आसान है। ये नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग का निर्माण करेगी। धौली गंगा, विष्णु जी के पैर कहाँ पर? जब ये समुद्र में लेटे होते हैं तो उनके पैर धुलते रहते हैं, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है। अलकनंदा धौली गंगा से मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है, और नंदाकिनी से मिलने के बाद ये नंद प्रयाग का निर्माण कर रही है। आगे चलकर इसमें यहाँ पर कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडारी नदी। जैसे ही अलकनंदा से पिंडारी नदी आकर मिलती है तो यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। किसका? कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है ये। आगे चलकर जैसे ये अलकनंदा आगे चलती है तो केदारनाथ से एक नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी। यहाँ पर क्या है? ये केदारनाथ है। ये केदारनाथ से कौन सी नदी आती है? ये मंदाकिनी। केदारनाथ से कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। और ये यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण करती है? ये रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा से मिलने के बाद ये किसका निर्माण करती है? रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और रुद्र कैसे बनता है? रुद्र धीरे धीरे बनता है, मंद गति से बनता है। रुद्र कैसे बनता है? मंद गति से बनता है, धीरे धीरे बनता है। तो मंदाकिनी से क्या बनेगा? रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। फिर आगे अलकनंदा जाती है ऊपर से, यहाँ से गंगोत्री हिमनद से। क्या है यहाँ पर? ये गंगोत्री हिमनद है ये, या गंगोत्री हिमानी से। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? ये भागीरथी हिमनद निकलती है, और यहाँ पर ये देव प्रयाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? देव प्रयाग का। देखिए, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। अलकनंदा से मिलने के बाद ये किसका निर्माण करती है? देव प्रयाग का निर्माण करती है। क्लास, यहीं से देव प्रयाग के बाद आगे जो अलकनंदा है और भागीरथी का मिलन क्या कहलाता है? ये गंगा नदी कहलाता है। यहाँ से क्या कहलाता है? ये गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा संतोपथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा जब से ही आगे जाती है तो धौली गंगा के मिलने के बाद ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णु जी के पैर क्या करते हैं? धोते हैं। तो धौली गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग के लिए। नंद प्रयाग, नंदाकिनी से अलकनंदा और नंदाकिनी से क्या बनेगा? तो ये नंद प्रयाग का निर्माण होगा। पिंडारी से क्या बनेगा हमारा? कर्ण प्रयाग बनेगा। अलकनंदा और पिंडारी नदी के मिलने से क्या बनेगा? कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। आगे चलकर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और ये रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। रुद्र कैसे बनता है? तो रुद्र मंद गति से बनता है। तो यहाँ पर मंदाकिनी। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, और ये
अलकनंदा से मिलने के बाद देव प्रयाग का निर्माण करती है। और आगे यहाँ से क्या नाम पड़ जाता है इसका? गंगा नदी पड़ जाता है। गंगा नदी के बारे में कुछ और पॉइंट हमें याद रखने हैं। जैसे कि आप जानते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो जो इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर की है। यह भारत और बांग्लादेश से भी जाती है, इंडिया और बांग्लादेश से। ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश से भी जाती है। भारत के जो राज्य हैं ये भारत के 5 राज्यों को से जाती है। कितने राज्यों से? 5। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से जाती है। उनके नाम उत्तर प्रदेश हैं, उसके बाद क्या नाम है, सो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से जाती है ये, बिहार से जाती है ये, झारखंड से जाती है और पश्चिम बंगाल। इन सभी को आपको याद रखना है। जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। गंगा नदी को 2008 में गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है था। क्या? राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कब घोषित किया गया था? 2008 में। और बात कर लेते हैं, जैसे गंगा नदी हरिद्वार के बाद प्लेन एरिया में जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से गंगा नदी क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट याद होंगे। आइए फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जो ब्यास नदी थी, तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? बिपाशा था। ब्यास और सतलुज नदी का जो संगम है तो पंजाब के कपूरथला में, यहाँ पर ही हरिका बैराज का निर्माण करती है। और हरिके बैराज से एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान के थार तक जाती है। ठीक है, जो सतलुज नदी है उस पर एक बांध का भी निर्माण किया गया था। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध।